हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम गवर्नेंस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में। और गुड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कौटिल्य के सबसे पहले कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट बेसिकली कहाँ से आता है। तो इसका बैकग्राउंड जानते हैं, इसका हिस्टोरिकल बेस जानते हैं कि कौटिल्य के विचारों में, कौटिल्य के थॉट में, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य की मतलब एक तरीके से मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला जो पर्सन था जिसने उसकी नींव रखवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करके, वो पर्सन था कौटिल्य। ठीक है। तो कौटिल्य के विचारों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि गुड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर तक आप लोगों ने गवर्नेंस के बारे में जान लिया, गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में जान लिया। इस लेक्चर के अंदर हम लोग गुड गवर्नेंस को, मतलब एक गवर्नेंस का एक नेक्स्ट स्टेप जो है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है। तो थॉट्स ऑफ कौटिल्य, जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है इंडियन सिविलाइजेशन के लिए। कौटिल्य ने जो अपनी फेमस जो बुक लिखी थी, जिसको आप जानते हो, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसके अंदर चाणक्य ने मेंशन करा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक रूलर की ये होती है कि रूलर की लाई करती है। उन्होंने एक बात कही थी, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस। राजा की खुशी प्रजा की खुशी में छुपी हुई है। राजा का भला अगर प्रजा का भला होगा तभी हो पाएगा। जो भी राजा को सही लगता है अपने लिए, ठीक है, वॉट एवर प्लीजेज हिम ही डज नॉट कंसिडर एज गुड, बट वॉट एवर प्लीजेज हिज सब्जेक्ट ही कंसिडर एज गुड। जो भी उसको अपने लिए सही लगता है वो एक्चुअली उसके लिए सही नहीं है। जो उसकी प्रजा को सही लगे वही उसके लिए सही होना चाहिए। यानी कि कौटिल्य साफ तरीके से हमें अर्थशास्त्र के अंदर बताते हैं कि एक जो रूलर है वो रूलर इसलिए ही बन पाया है क्योंकि उसके पास मासिस का सपोर्ट है, मासिस का, जनता का सपोर्ट अवेलेबल है। क्योंकि एक पर्सन बंद कमरे के अंदर बैठकर अपने आप को ये कहे कि मैं राजा हूं और उसके राजा होने की बात को कोई भी स्वीकार ना रहा हो, कोई भी एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो वो राजा नहीं है एक्चुअली। ठीक है। तो मासिस का जो सपोर्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक रूलर का रूलर कहलाने के लिए। ठीक है। अब हिज थॉट एसेंशियली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन द स्कीम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की दिशा में जनता का भला बेसिकली कैसे हो सकता है, और जनता का भला एक प्राइम गोल होना चाहिए। यानी कि राजा जो है, राजा का मुख्य कर्तव्य और उसका प्राइम गोल बेसिकली होना चाहिए अपनी मासिस का वेलफेयर। उसी से इसका वेलफेयर इंश्योर होगा, मासिस की हैप्पीनेस, उसी से इसकी हैप्पीनेस जो है वो इंश्योर होगी। और हर वो काम जो कि उसको प्लीज करता है, जैसा कि अभी हमने देखा, वो काम सही नहीं है, काम वो सही है, स्कीम ऑफ एक्टिविटीज वो सही है जो कि जनता को प्लीज करे। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट कैसे इमर्ज होता है। प्राचीन भारत के इतिहास से, एंशियंट टाइम से ही, जो स्टेट है, नेशन स्टेट जिसको बोला जाता है, इट हैज परफॉर्म फंक्शंस रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड लॉ एंड ऑर्डर। हमेशा से जो नेशन स्टेट है उसने हमेशा से हर एक कंट्री में, स्पेशली अगर हम लोग हमारी कंट्री की बात करें, उन्होंने ऐसा काम करा है हर एक नेशन स्टेट में रूलर्स ने कि उससे नेशन स्टेट की डेवलपमेंट इंश्योर हो सके, जो कंट्री है, जो नेशन स्टेट है, उसकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करी जा सके, एंड लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करा जा सके। धीरे धीरे चलते चलते होता क्या है, जो फंक्शंस होते हैं नेशन स्टेट के वो बढ़ते चले गए, और वो इतने ज़्यादा हो गए कि वो बेसिकली एक नागरिक की जीवन से जुड़े हुए जो भी पहलू थे, जो भी आस्पेक्ट थे, जो कि कंसर्न कर रहे थे एक इंडिविजुअल की, एक सिटीजन की लाइफ को, उसके इर्द गिर्द जो भी थे, तो वो बेसिकली क्या हो गए, वो गवर्नेंस का आस्पेक्ट उन सारे दायरों को कवर करने लगा। यानी कि इस बात का मतलब ये है, जब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, इमर्जेंस ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। पॉलिटी क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम लोग बात करें गवर्नेंस की, इमरजेंस की, सबसे पहला गवर्नेंस का एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है
नेशन स्टेट के संदर्भ में। आप जानते हो नेशन लोगों को कहा जाता है जिनके अंदर वी फीलिंग होती है। स्टेट जो है वो एक जमीन का टुकड़ा होता है। दोनों को कंबाइन कर दो, एक लोग जो कि अपनी वी फीलिंग को लेते हुए एक लैंड के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो किसी ना किसी लैंड का पार्ट है, वहां से इमर्ज होगा कंसेप्ट नेशन स्टेट का। तो गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट है वो नेशन स्टेट के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। आपको शुरू में यह बताया जा रहा है कि गवर्नेंस की दिशा में नेशन स्टेट के पास जो दायित्व था, जो जिम्मेदारियां थी, वो लिमिटेड थी। लेकिन जैसे जैसे जो है वॉर के सिनेरियोज, बैटल्स के सिनेरियोज, रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने के जो सिनेरियोज हैं वो बढ़ते चले गए, तो नेशन स्टेट का जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी और उसका जो कंसेप्ट था वो ब्रॉड होता चला गया। एक वक्त ऐसा आया, ये वाला पैराग्राफ आपको सिंपली ये बोल रहा है, एक वक्त ऐसा आया कि नेशन स्टेट का जो दायरा था उसके अंदर गवर्नेंस इस तरीके से समा गई, गवर्नेंस का कंसेप्ट इस तरीके से समा गया कि एक नागरिक जो उस नेशन स्टेट का जो सिटीजन है, उसकी जो जिंदगी है, उसकी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने लगा ये नेशन स्टेट का गवर्नेंस का एस्पेक्ट। उसके जो फंक्शंस थे, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज एंड इट बिकेम सो इनॉर्मस दैट इट कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ सिटीजन। और जब एक नेशन स्टेट के अंदर गवर्नेंस सिस्टम ऐसा होता है कि जनता को कोई भी दुख तकलीफ या उसके जीवन के जितनी पहलू हैं नेशन स्टेट में, उन सारी चीज़ों का समाधान है। हर एक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि जनता के हर एक लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। उनके उसकी लिबर्टी को रिस्पेक्ट करा जाता है, उसकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करा जाता है, लेकिन दूसरों की फ्रीडम और लिबर्टी की हानि ना हो, वो कैसे भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके ऊपर भी जब लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं कि वो एक नेशन स्टेट से उठकर इमर्ज होकर एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर क्या बन जाता है, लेवियाथन। क्या बन जाता है, लेवियाथन। ये टर्म आप लोगों के लिए नई हो सकती है। बेसिकली लेवियाथन का मतलब ये है, मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आराम से सुनो। एक नेशन स्टेट का दायित्व जो होता है वो होता है कंट्री को चलाना। मतलब उस नेशन स्टेट के अंदर सरकार होगी, सरकार क्या कर रही होगी, गवर्नेंस को चला रही, गवर्नेंस को संभाल रही होगी। गवर्नेंस का दायरा जो है वो बेसिकली रह जाता है कि डेवलपमेंट को इंश्योर करना और देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को भी इंश्योर करना। लेकिन धीरे धीरे कर कर जब उसी गवर्नेंस सिस्टम की नजरें अगर अपने देश के नागरिकों पर, जनता पर पड़े, और फिर कुछ ये जितनी भी चीजें हैं, डेवलपमेंट मतलब लोगों की डेवलपमेंट, सॉवरेनिटी देश की इंश्योर करी जाए ताकि लोगों की फ्रीडम और जो डिग्निटी है वो बरकरार रहे, लॉ एंड ऑर्डर ताकि एक जो कोई भी जनता से निकला हुआ कोई भी जो पर्सन है वो अपने राइट्स को एंजॉय करते हुए दूसरों के राइट्स का उल्लंघन ना कर दे। जब गवर्नेंस का एस्पेक्ट, गवर्नेंस का दायित्व वो जो है एक सिटीजन के लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने लगता है, तब वो नेशन स्टेट से थोड़ा सा बढ़कर वो कंसेप्ट जो नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवियाथन। तो नेशन स्टेट जो है धीरे धीरे करते करते इट गॉट बर्डन्ड विद ऑल दीज फंक्शंस विच ओनली ग्रू इन इंटेंसिटी एंड डेंसिटी विद टाइम। धीरे धीरे कर वो और ज्यादा गंभीर, इनॉर्मस और वाइड होते चले गए। दस एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टेट, एज अ रिजल्ट द स्टेट वॉज अनेबल टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क बाय इटसेल्फ। अब जो नेशन स्टेट है इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ तो नहीं निभा सकता, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, दिस देयरफॉर रिजल्टेड इन निग्लेक्ट ऑफ सेवरल वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट दायित्व जो थे नेशन स्टेट के सरकारों के, जो कि उनको जिम्मेदारियां निभानी थी, इतना सारा वर्कलोड होने की वजह से क्या होता था, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गवर्नेंस के मिस हो जाते थे। जैसे मान लो काम है परफॉर्म करने को डेली के 1000, अब उनमें से कोई 300 इंपॉर्टेंट टास्क फुलफिल हो पा रहे हैं तो 700 अधूरे रह गए, 650 हो पा रहे हैं तो 350 अधूरे रह गए, 900 हो पा रहे हैं तो 100 अधूरे रह गए। मतलब कुछ ना कुछ गवर्नेंस के एस्पेक्ट जो है वो नेशन स्टेट खुद से संभाल नहीं पा रहा था। और ये नेशन स्टेट के गवर्नेंस के एस्पेक्ट बढ़े क्यों, जैसे जैसे किसी भी रीजन के अंदर जनसंख्या बढ़ती चली गई और नेशन स्टेट को नए नए चैलेंजेस जो है वो फील करने को मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, अभी मैं एक पॉइंट रेज कर रहा था ना आपसे, वॉर, बैटल, रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा, ठीक है। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गॉट इग्नोर्ड या फिर ओवरलुक्ड। या तो उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया जितना देना नहीं चाहिए था,
या तो उनको इग्नोर कर दिया गया। जैसा कि मैं आपको अभी ये फिगर बता रहा हूँ कि 700 चीज़ों पे ध्यान दिया गया तो 300 चीज़ें छूट जाएंगी, 650 चीज़ों पे ध्यान दिया गया तो 350 छूट जाएंगी, 100 चीज़ों पे ध्यान दिया गया तो 900 छूट जाएंगी, 900 पे ध्यान दिया गया तो 100 छूट जाएंगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क फ्रॉम द आइवरी टावर विच वॉज इनएक्सेसिबल एंड अनरिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस जमाने के अंदर, जो एंशियंट टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो चली, गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट चला, वो इस तरीके से चला कि इट वर्क फ्रॉम द आइवरी टावर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर राइटर जो आइवरी टावर को वर्ड को हाईलाइट कर रहा है ना, ये बेसिकली राइटर यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है कि गवर्नेंस का एस्पेक्ट यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का नहीं है, ये है टॉप डाउन अप्रोच का। यहां पर है टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि सेंट्रलाइज लेवल से कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ स्कीम्स, पॉलिसीज, इनिशिएटिव, ये जो है ये सेंट्रलाइज लेवल से बनकर आ रहे हैं, सेंट्रल लेवल से बनकर आ रहे हैं, और फिर वो जाके पेनिट्रेट हो रहे हैं टू द ग्रास रूट लेवल, टू द ग्रास रूट लेवल। अब ये जो चीजें थी ये लोगों के लिए बहुत बार इनएक्सेसिबल थी, और ऐसा गवर्नेंस सिस्टम इट वॉज फुली अनरिस्पॉन्सिव या फिर नॉट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो सच ए स्टेट ऑफ अफेयर्स कॉल्ड फॉर इमीडिएट अटेंशन टू गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो हमें ऑब्वियसली बात है, जब गवर्नेंस अच्छे से वर्क नहीं हो रहा, कुछ दायरों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ जो राज्य जो है अपने कर्तव्य निभा रहा है और बाकियों को छोड़ दे रहा है, 100 चीजों पे ध्यान दे रहा है तो 300 चीजें अधूरी छूट जा रही हैं, 900 चीजों पे ध्यान दे रहा है तो 100 चीजें अधूरी छूट जा रही हैं। ऐसा करते करते एक नीड, एक रिक्वायरमेंट सबको फील हुई कि गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स आनी चाहिए। एंड इन दिस बैकग्राउंड इमर्ज द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी कि जो भी अभी तक आप गवर्नेंस का दायरा जो समझ रहे थे ना, डोंट वरी, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट एंशिएंट टाइम से कैसे इमर्ज हुआ। ठीक है, ये आपको बता रहा है गवर्नेंस का एंगल हर एक नेशन स्टेट में शुरू से स्टार्टिंग पर था, जब भी पॉलिटी का कंसेप्ट इमर्ज होकर आया। मैंने आपको बताया था ना, हमेशा एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी एक पॉलिटी को अलग कर देगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बीच में कोई नदी है, ठीक है, इससे पहले कुछ लोग रह रहे, कुछ कम्युनिटी रह रही है, बीच में एक नदी आ गई, नदी के बाद फिर एक कम्युनिटी रह रही है, और यहां पर फिर एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी आ गई, कुछ पहाड़, हिल्स वगैरह, प्लेट्यूज वगैरह, ये सब चीजें आ गए। तो ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है वो लोगों के रहन सहन, पहनावे को सबको अलग कर देती है। इसके अलावा इन सारी कम्युनिटीज ने अपने आप को खुद से रेगुलेट करने के लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। यही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आगे चलकर बनते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं आम भाषा के अंदर पॉलिटी। और यहीं से शुरुआत होती है इसकी चीज, इस चीज की जो स्टडी होती है वही बनता है आगे चलकर दायरा थ्योरेटिकली पॉलिटिकल साइंस का। ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस वो बेसिकली ऐसे कह रहा है, मैं आपको ये बता रहा था कि गवर्नेंस का एस्पेक्ट जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए, गवर्नेंस का दायरा, गवर्नेंस का एस्पेक्ट तो आपको हर एक जगह पर हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, वो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट इसलिए मर्ज होता है क्योंकि गवर्नेंस को चलाते हुए या गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देते हुए, प्रशासन में हमेशा से हर एक जमाने में ये चीज हुई है कि प्रशासन ने किसी चीजों को, अपने दायित्व को, जिम्मेदारियों को निभाया जरूर है, लेकिन किसी चीजों की तरफ ज्यादा फोकस कर दिया गया जहां पर फोकस नहीं करना चाहिए था। जहां पर फोकस की रिक्वायरमेंट थी वहां पर कम फोकस करा गया। यानी कि कुछ लोग जो हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन के, उस गवर्नेंस के फ्रूट्स को अच्छी तरीके से निचोड़ नहीं पा रहे थे, उसके रस को, यानी कि उनको देश में रहने का फायदा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंटल नीड्स या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इग्नोर हो रही थी। तो यानी कि गवर्नेंस का दायरा ऐसा था कि कुछ चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो छूट जा रहे हैं, और कुछ चीजों पे कम ध्यान दिया जा रहा है। हो सकता है कि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो लोगों की लाइफ के साथ कनेक्टेड हो। लेकिन लोगों की लाइफ से कनेक्ट करते हुए गवर्नेंस का दायरा, एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा हमेशा एक लिमिटेशन से जूझता है कि सभी लोगों का भला एक साथ नहीं करा जा सकता। मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम मासेस का कंसेप्ट जो था ये मिसिंग था।
इसलिए गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स के दायरे को इंपॉर्टेंट समझा गया, कि इंपॉर्टेंट पहलू समझा गया, और वहीं से कंसेप्ट इमर्ज होता है गुड गवर्नेंस का। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा फिलोसफिकल था, लेकिन क्या जो मैंने समझाने की कोशिश करी आप तक मैसेज पहुंचा? कंसेप्ट समझ में आया आपको? ईशा, कुणाल, शैनी, श्रेया, समझ गए ना? तो ईशा बेसिकली हम लोग बात यहां पर क्या कर रहे हैं श्रेया? हम लोग ईशा यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो बेसिकली इसलिए बर्थ लेता है क्योंकि श्रेया, गवर्नेंस के कंसेप्ट के अंदर लाभ फायदा सबको नहीं मिल रहा था, सारे नागरिकों को। और ईशा, गवर्नेंस के किसी एक दो लोगों के लिए होती है, फिर सबके लिए होती है। मान लो किसी कंट्री के अंदर 100 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है? हम जो है 99 करोड़ 99 लाख 99,999 लोगों का भला करें, कह रहे सिर्फ एक जो है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा गवर्नेंस का। लेकिन आप देखो 99.99% को तो मिल रहा है। लेकिन क्या ये गुड गवर्नेंस है? नहीं। कोई 1% भी डेवलपमेंट के दायरे से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट होने का मतलब, या नेशन स्टेट को चलाने वाले प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। यस, या फिर वेलफेयर ऑफ यू, वेलफेयर ऑफ ऑल। लेकिन वेलफेयर ऑफ ऑल थोड़ा सा ना ईशा शायरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है रेदर देन प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। इसलिए हम लोग लाइन का यूज करते हैं, हम लोग फ्रेज का यूज करते हैं श्रेया, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ कुणाल, मैक्सिमम मासेस। मैक्सिमम हो पाए भला, मैक्सिमम मासेस का, सबका नहीं हो सकता। अब इंडिया में श्रेया, अगर आप शायनी किसी को भी मतलब किसी का भला करने निकलोगे ईशा, तो क्या सबका भला हो जाएगा? आप इंश्योर कर सकते हो कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में रहने वाले जो भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अंदर एक एक जो परसेंट रह रहा है, आप किसी भी स्कीम से, किसी भी इनिशिएटिव से, किसी भी पॉलिसी से, कोई भी जो चीज होगी आप उससे किसी को भी वंचित नहीं रखोगे, सबको बेनिफिट मिलेगा। ये गारंटी ले सकते हो आप इस चीज की? नहीं हो सकती वो चीज, है ना? अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो गुड गवर्नेंस का दायरा है ये और कैसे एक्सपेंड हो गया। थ्रस्ट ऑन गुड गवर्नेंस ड्यू टू द प्रोसेस, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ ईशा, सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताओ, आपने तो 12th में पॉलिटिकल साइंस करी हुई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ग्लोबलाइजेशन? पीपल कल्चर अक्रॉस नेशंस। शाइनी, क्या होता है गुड ये ग्लोबलाइजेशन? हाँ, सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ, ये चाहो तो आप लिख लो, इससे आपका टाइम भी बचा और अच्छी डेफिनेशन भी है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये मैंने इंडिया के परस्पेक्टिव से आपको बताया। वैसे आप चाहो तो ऐसा करके लिख सकते हो, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। सही है? शायद समझ में आ रहा है? इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर देयर इज नो रुकावट, नो लिमिटेशन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ आइडियाज। ये सेकेंड एस्पेक्ट इसका, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ आइडियाज। ये ना, ये वाला जो कंसेप्ट होता है ना श्रेया, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तो की डेफिनेशन आपकी, ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का फ्लो कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लो कंसेप्ट। देयर इज कॉन्टिन्यूस फ्लो एंड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ आइडियाज, पीपल, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड टेक्नोलॉजी विदाउट एनी हाइंड्रेंस, विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। कोई हाइंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इट इज कॉन्टिन्यूस फ्लो। अब एक बात और याद रखना, ग्लोबलाइजेशन के दायित्व के अंदर एक, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन तरीके से वैसे तो नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है,
लेकिन इसके दायरे के अंदर, ठीक है, नॉट दायित्व लेकिन दायरा जो है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट इज इरिवर्सिबल। इसको दोबारा रिवर्स नहीं करा जा सकता, राइट? हाँ या ना? ये अब एक दुनिया की और जमाने की और जीवन की सच्चाई है। क्योंकि अगर आज के समय में 21st सेंचुरी में 2023 में आपने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे बंद कर लिए, आपकी इकोनॉमी बहुत पीछे रह जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी से। इंडिया ने, चाइना ने ये वाला काम करा था ना? बिल्कुल करा था। चाइना ने अपने दरवाजे जो है वो कैसे खोले थे? अमेरिका के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर कर। और कैसे कैसे क्या करा था ईशा? चाइना ने अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जब उसने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोले थे, याद करो वो पर्सन, डेंग शियाओपिंग का नाम याद है? उसने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी थी। श्रेया एक पर्सन था चाइना के अंदर जिसने चाइनीज इकोनॉमी को रिफॉर्म करा था, अपने दरवाजे खोले थे। जैसे हमारे दरवाजे बंद थे ना 1991 तक, चाइना के अंदर एक पर्सन था, याद है शाइनी, मैंने बताया था इसके बारे में, डेंग शियाओ पिंग। इसने अनाउंस करी थी चाइना के अंदर ओपन डोर पॉलिसी। और चाइना ने सबसे पहले दरवाजे, अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलने के बाद किसके साथ रिश्ते स्टैब्लिश करे थे? यूएसए के साथ। और कैसे करे थे? दोनों कंट्रीज के बीच में एक हुई थी पिंग पोंग गेम सेरेमनी। सुना है इसका नाम आपने ईशा? पिंग पोंग गेम सेरेमनी। चाइना के अंदर पिंग पोंग को बोलते हैं, मतलब चाइना के अंदर टेबल टेनिस को बोलते हैं पिंग पोंग। पिंग पोंग गेम सेरेमनी, ये खेल कर दोनों राष्ट्रपति ने ये खेला था। भारत ने अपनी इकोनॉमी को कब आजाद करा? बताओ ईशा, कौन से रिफॉर्म्स आए थे? यस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जिसको हम लोग शाइनी ये भी बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, राइट? एनईपी। ठीक है, अब देखो, ये तो आप समझ गए कि ग्लोबलाइजेशन का मैंने थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट बता दिया। मैंने एक इंडिया के साथ पैरेलल लिंक, एक आपका चाइना भी ड्रॉ करवा दिया। और ये चाइना वाली जो बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। श्रेया, कुणाल, ये सब चीजें 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस, जो कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर, जो कोल्ड वॉर वाली जो बुक है उसके अंदर 4th चैप्टर है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। उसके अंदर चाइनीज इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, गिवन है हमें 5 से 6 पेजों का। उसके अंदर ये सारी चीजें श्रेया कवर हो जाएंगी, ठीक है? तो रिलैक्स, कूल, और ये पिंग पोंग सेरेमनी, जितनी भी चीजें सारी कवर हो जाएंगी वहां पर, ठीक है? डेंग शियाओपिंग वगैरह सब लोग, सारी चीजें कवर्ड है, सारे जो रिफॉर्मर्स हैं सब कवर्ड है। तो थ्रस्ट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वापस आ जाओ, अपना दिमाग वापस लाओ इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे पुश मिलता है गुड गवर्नेंस के सिस्टम को। एज द रूट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड टू डीपन इन द लेट 1980s, यानी कि दुनिया जो है वो अपने दरवाजे खोल रही थी और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही थी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ठीक है? और 1980s में क्या हो रहा था कि अफ्रीकन और एशियन नेशंस, पर्टिकुलरली एशियन नेशंस, अपने दरवाजों को खोल रहे थे वेस्टर्न नेशंस के लिए ना। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बिगेन टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स सर्टेन क्रूशियल डेफिशिएंसीज इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जैसा कि आपको याद होगा, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था, वर्ल्ड बैंक ने अपनी गवर्नेंस की जो डेफिनेशन दी थी, या फिर गवर्नेंस का जो कंसेप्ट निकाला था, उसने साफ तरीके से बोला था कि ये चीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। जैसा कि आप यहां पर देखो, ये देखो 1989 की बात है, बात तो वही हो गई ना 1980s की, कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो कंसेप्ट है गवर्नेंस का, इसको एक नए एंगल से देखना शुरू करा, इसको री इन्वेंट करा इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट और एक नई अप्रोच के साथ। स्पेशली इसका फोकस किस पे था? स्पेशली इस नए कंसेप्ट और इस नए कंटेक्स्ट का डेवलपमेंट, जो सॉरी गवर्नेंस का जो फोकस था वो था डेवलपिंग कंट्रीज पर, ठीक है? ये वाली बात क्लियर हो गई। वही, यही सेम बात यहां पर राइटर आपको नीचे बोल रहा है कि 1980s के दशक में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे जैसे वर्ल्ड बैंक, उन्होंने ये हाईलाइट करना शुरू करा कि डेवलपिंग देशों के अंदर, डेवलपिंग जो नेशंस हैं उन देशों के अंदर क्या है कि वहां पर जो गवर्नेंस सिस्टम जो चल रहा है ना, वो किसी ना किसी कमी से जूझ रहा है। और वो कमियां
नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। वो ऐसी कमी है कि अगर उन कमियों को हटाया नहीं गया, मिटाया नहीं गया, तो गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, गवर्नेंस का कंसेप्ट मीनिंगलेस हो जाएगा। और वहां पर जो है हमेशा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर करती रहेगी, लोगों की लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सफर करता रहेगा। अल्टीमेटली लोग वहां पर राइट्स एंजॉय नहीं कर सकेंगे और अपने आप की ग्रोथ को कभी भी इंश्योर नहीं कर सकेंगे ऐसे देशों के अंदर। ठीक है, तो दिस इंक्लूडेड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल, लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यहां पर जो गवर्नेंस को चलाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे लैक अकाउंटेबिलिटी, देयर इज पुअर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्या बताना शुरू करा, डेवलपिंग नेशंस के अंदर क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल। हमने इस चीज को दूर कैसे करा, इस डेफिशिएंसी को हम अपने देश के अंदर लेकर आए आरटीआई, राइट, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबिलिटी के कंटेक्स में इसी को देख लो। अकाउंटेबिलिटी के अंदर आप जो है वो पब्लिक ऑफिसर्स को देख लो, पब्लिक सर्वेंट्स को देख लो, सिविल सर्वेंट्स को देख लो, अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स को देख लो, दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी। या फिर जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे ऑल्सो लाइक अकाउंटेबिलिटी। हम जो है, अब देखो, दे लैक अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, आप कहोगे नहीं यार वैसे तो सर अकाउंटेबिलिटी होती है जनता के द्वारा, जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं हम उनको हटा तो सकते हैं अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, अगर या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हम उनको एकदम से तो नहीं हटा सकते ना, 5 साल का तो वेट करना ही पड़ेगा। एक अगर कोई एमपी है या एमएलए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, आज ही वो इलेक्शन जीता है और 1 महीने के बाद ही वो जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, फिर भी हमारे देश के अंदर एकदम से उसको हटाने का सिस्टम कहाँ है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में होता है रिकॉल का सिस्टम, हमारे यहाँ नहीं है कि एकदम से सारे लोग साइन करें और उस पर्सन को अपनी पब्लिक पोस्ट से जो है उतरना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। पुअर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, एक ऐसा सेक्टर माना जाता है जो कि वेलफेयर के साथ एसोसिएटेड है, वेलफेयर के साथ कनेक्टेड है, वो सबका भला करने के लिए बेसिकली माना जाता है। तो देयर इज पुअर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, एंड लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। यानी कि यहां पर जो है थोड़ा सा अफ्रीकन और एशियन नेशंस के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी, कि लोगों के पास अगर उनके अधिकार से वो वंचित हो जाए या उनके उनके अधिकारों का, बेसिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो उनको प्रॉपर तरीके से पता नहीं कि उनको न्याय कैसे मिलेगा। अब लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क होने की वजह से एक कंसेप्ट निकल कर आता है, आपको पता ना, जिसको हम बोलते हैं ये वाली चीज, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब ये लीगल फ्रेमवर्क ही प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क करता तो लोगों को फिर न्याय नहीं मिलता, और जब न्याय प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलेगा तो लोगों का विश्वास जो है कानूनी व्यवस्था के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, ये हटने लग जाता है। और तब लोग जो है वो अपने नेशन में होते हुए उस नेशनैलिटी को फील नहीं करते हैं, और लोगों के मन से जो वी फीलिंग है वो गायब होने लग जाती है। और ये चीज़ बिल्कुल सही भी है इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का बोलना। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो बोल रहे हैं, जो ब्लेम लगा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से, आप जानते हो कि होता क्या है, इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से बेसिकली डेवलपिंग नेशंस के अंदर सिविल वॉर या फिर मिस गवर्नेंस, ये सब चीज़ें चलती रहती है। अब जैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्वेंट्स को, इसी को देख लो, इससे कंसेप्ट इमर्ज होता है जिसको हम लोग कहते हैं, लोगों की बातें ना सुनकर फाइलें जो है वो कोने में दबा दी जाती हैं, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, ठीक है, ये सब चीजें, ओके। उसके बाद जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का, इट हैज इवॉल्व ओवर टाइम। ये वाली चीज क्लियर हो गई ना, पेज नंबर कौन सा था ये, 5। जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का, इट हैज इवॉल्व ओवर टाइम and it is rooted in the belief that effective and responsible management of public resources and decision making is necessary for the promotion of social, economic and political development. गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में सिर्फ गवर्नेंस था। अभी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानेंगे कि ये हम गुड वर्ड क्यों यूज करते हैं।
बिफोर द टर्म गवर्नेंस, ठीक है, अभी इसको बताता हूं मैं आपको। लेकिन गवर्नेंस का जो दायरा था, अभी हमने क्या देखा, शाइनी, क्यों ये गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है? क्योंकि गवर्नेंस तो शुरू से प्राचीन काल से ही चला आ रहा है बहुत सारे देशों के अंदर, लेकिन उस गवर्नेंस सिस्टम को चलाते हुए बहुत सारे लोग जो हैं उससे वंचित रह जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का लाभ उठाने से। वो लैग करते थे गवर्नेंस, क्योंकि सबको एक गवर्नेंस का कंसेप्ट या दायरा ये कहता है कि सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट के अंदर हम लोग एटलीस्ट श्रेया ये मान लेते हैं कि चलो सबका भला नहीं होगा, लेकिन मैंने अभी आपको ईशा क्या बताया, ऑल का दायरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होगा? मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मासेस, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का, ये धीरे धीरे कर समय के साथ इवॉल्व हुआ है, और ये इस बिलीफ में रूटेड है कि इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर पब्लिक रिसोर्सेज को अगर हमें मैनेज करना है, इसके साथ डिसीजन मेकिंग जो है इसके गवर्नेंस के दायरे के अंदर बहुत नेसेसरी है, ताकि लोगों के लिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंश्योर करा जा सके। तो सबसे पहले ये जो गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, ये लाइमलाइट में आता है इन लेट 1980s एंड 1990s, अर्ली 1990s। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, लेट 1980s क्यों कह रही है, इधर ही देख लो आप। गुड गवर्नेंस का हमेशा फंडा याद रखना, 1989 की बात है। अगर आप ये याद नहीं रख पाओ तो आप लेट 1980s ऐसा ऐसा लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे 1989 प्रिसाइज तरीके से हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली ये जो गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, इसको री इन्वेंट करने की कोशिश करी थी, एक नए कंटेक्स्ट के अंदर एक नई अप्रोच के साथ देने की कोशिश करी थी। और स्पेशली ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक का ये कहना था कि गवर्नेंस का जो दायरा है वो बहुत कमजोर है, स्पेशली कौन सी कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और वहीं पर हमें उसको ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत है, ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत है। वहां पर गवर्नेंस का कंसेप्ट गवर्नेंस तक नहीं रहना चाहिए, नाउ इट शुड गेट इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू गुड गवर्नेंस। तो ये जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का, ये लाइमलाइट में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट 1980s में, 1990s में, जब वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एम्फोसाइज करा इसकी इंपॉर्टेंस को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करी जा सके देश के लिए, और पॉवर्टी को रिड्यूस करा जा सके। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने वाली बात होती है और गरीबी को कम करने वाली बात होती है, ज़्यादातर इससे कैसे देश जूझते हैं? ज़्यादातर इससे जूझते हैं डेवलपिंग नेशंस। अच्छा, डेवलपिंग नेशन से भी एक छोटी सी कैटेगरी, एक छोटी नीचे इनके दायरे के अंदर कैटेगरी होती है जिसको आप कहते हो लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ठीक है। और इसके ऊपर जो कैटेगरी होती है उसको आप कहते हो डेवलप्ड नेशंस। लेकिन यहां पर एलडीसीज की बात क्यों नहीं हो रही है? डेवलपिंग नेशंस के कंसेप्ट के अंदर एलडीसीज भी ऑलरेडी कवर्ड है। एलडीसीज जो है वो पहले अपने अटमोस्ट बेसिक एस्पेक्ट जो है, अटमोस्ट बेसिक एस्पेक्ट्स, अटमोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि उनकी मदद करे नेशन बिल्डिंग, अभी सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेज के अंदर जुड़े होते हैं। और फर्स्ट स्टेज हमेशा हर देश की होती है नेशन बिल्डिंग। अभी वहां पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंटैक्ट नहीं है कि जो कि लोगों को बांध सके, वहां पर डाइवर्सिटी का मुद्दा चला आता है, सिविल वॉर का मुद्दा चला आता है। अभी स्टिल सच नेशंस जिनको हम लोग एलडीसी बोल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेन स्टेबिलिटी। लेकिन डेवलपिंग नेशंस वो स्टेबिलिटी पा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और दूसरे दायरे जो उनके उनके जो दूसरे वो हैं एस्पेक्ट्स हैं देश के, वो सफर कर रहे हैं बेसिकली। तो इट हैज सिंस बिकम अ की फोकस 1980s और 1990s से, जब से ये बात करी गई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि लाइक वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के गुड गवर्नेंस का बेसिक फोकस होता है इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इट हैज बिकम अ की फोकस इन द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली, आ गई ना वही वाली बात, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। गुड गवर्नेंस को एक क्रूशियल फैक्टर माना जाता है इन एड्रेसिंग इश्यूज लाइक करप्शन, इनइक्वालिटी, असमानता एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस, एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल कंपोनेंट, ताकि लोगों की ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव हो सके और देश के अंदर सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हो सके। हम लोग जैसा कि जानते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक्स में इसका मतलब यही होता है, कोई भी ऐसी ग्रोथ जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको खुश ना करके जाए, जो कि सस्टेनेबल हो। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली एक सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ इतनी अचीव हो गई है
इससे ऊपर ना बढ़े, इस पॉइंट से वो भले ही ऊपर ना बढ़े, लेकिन एटलीस्ट वो इतनी मेंटेन तो रहे, इसके नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर वो इसके नीचे गिरती है, और इसके नीचे गिरती है, या फिर ऐसी ग्रोथ अगर सस्टेनेबल है, ऊपर बढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वो इस पॉइंट पर भी अपने आप को सस्टेन कर पा रही है, इसके नीचे नहीं गिर रही है, और वो भी लंबे समय के लिए, तब हम उसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, तब हम उसको कहते हैं रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर सस्टेनेबल वर्ड ऐड भी ना करो, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यही होता है, इट शुड बी सस्टेनेबल। एटलीस्ट कम से कम ऐसी ग्रोथ का फायदा एक नेशन को 8 डिकेड तक तो मिले, कम से कम 10 साल तक तो मिले, तब वो होता है। यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का फंडा जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। एक लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव करने के बाद उस नेशन को उस लेवल से नीचे नहीं गिरना है, वो भले ही चाहे उस लेवल को मेंटेन कर ले या उससे ऊपर बढ़ जाए, तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारा जो फोकस है गुड गवर्नेंस का, जर्नली आज आपने क्या सीखा, ये कैसे नेशंस के लिए बना है, डेवलप्ड नेशंस, एलडीसी या डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग नेशंस जिनके दायरे के अंदर एलडीसी ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं, लेकिन एलडीसी को हम प्रॉपर तरीके से अलग से हाईलाइट नहीं कर रहे, क्योंकि एलडीसी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लीस्ट डेवलप कंट्रीज बहुत बेसिक एस्पेक्ट में अभी जूझ रहे हैं वो अपने, वो पहले गवर्नेंस तो इंश्योर कर ले, तभी तो गुड गवर्नेंस इंश्योर करेंगे। गवर्नेंस का दायरा क्या कहता है, भैया सबका भला मत करो, किसी का तो करो। और गुड गवर्नेंस का दायरा क्या कहता है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। वैसे तो थ्योरेटिकली मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आज की क्लास में 5 से 6 बार मैं ये वाली चीज बोल रहा हूँ लगातार, कि वैसे तो थ्योरेटिकली हम ऑल लिख देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कम से कम गुड गवर्नेंस के दायरे के अंदर ये तो कि मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम एक्सेस तो कवर हो कम से कम। अब हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज सो गुड अबाउट गुड गवर्नेंस। ये टर्म हम लोग, ये जो प्रीफिक्स है, ये क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ यूजिंग गुड बिफोर द टर्म गवर्नेंस, क्यों हम ये प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, जानते हैं उसको। यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये आपसे पीएसआईआर में भी पूछी जा सकती है और इंटरव्यू रूम के अंदर भी पूछी जा सकती है, कि हम लोग जो गवर्नेंस है उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं गुड गवर्नेंस से, और वाई गुड गवर्नेंस इज कॉल्ड एज गुड। तो द यूज ऑफ गुड बिफोर द टर्म गवर्नेंस, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक पर्टिकुलर देश में मैनेज करते हुए, जो सरकार जो मैनेज कर रही है, प्रशासन जो मैनेज कर रहा है, वहां पर कुछ डिजायरेबल क्वालिटीज होती हैं, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनको ऐसा समझा जाता है दे आर कंसिडर्ड एज वेरी एसेंशियल। अब देख रहे हो ना, वो डिजायरेबल है, वो अचीव नहीं हुई है, लेकिन लोगों की मांग है, लोगों की ख्वाहिश है, उस नेशन स्टेट की ख्वाहिश है कि हम अपने देश के अंदर ये सभी क्वालिटीज, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर तरह की डेवलपमेंट कर सके, और वो डेवलपमेंट सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, जनता के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ा, कौटिल्य का कंसेप्ट, वो यही बोलता है शुरू से, हमारे प्राचीन भारत से इतिहास से ये चीज है, और ये चीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लागू होती है, कि इन द रूलर की अगर हम लोग बात करें, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। अब आजकल तो रूलर नहीं होता, आजकल तो गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट के दायरे के साथ आप इस चीज को जोड़ सकते हो, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, वॉट एवर प्लीजेस हिमसेल्फ ही डज नॉट कंसिडर गुड, बट वॉट एवर प्लीजेस हिज सब्जेक्ट ही कंसिडर गुड। अब यहां पर ही को हटाकर आप सिर्फ गवर्नमेंट को ला सकते हो। तो बेसिकली मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, ये जो गुड वर्ड हम यूज कर रहे हैं, गुड को एज अ प्रीफिक्स जो यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, वो बेसिकली क्या है कि ऐसी क्वालिटीज, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्रशासन के अंदर, गवर्नेंस के दायरे के अंदर, एक नेशन स्टेट के दायरे के अंदर वो इंप्लीमेंट हो, वो झलकनी चाहिए, जिनको ऐसा माना जाता है कि दीज आर वेरी एसेंशियल, दीज आर अटमोस्ट एसेंशियल कंडीशंस, ताकि इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज करा जा सके पब्लिक रिसोर्सेज को, और अच्छे से डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करा जा सके, ताकि अगेन बात वही रहेगी, ताकि क्या इंश्योर हो सके, एक चीज को हम इंश्योर करवा सके, मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस। और जब हम लोग ये करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस जब हमें इंश्योर करवा रहे हैं कि कैसे पब्लिक रिसोर्सेज को मैनेज करा जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैसी करी जाए ताकि मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस इंश्योर हो, डेफिनेटली हम लोग यहां पर गवर्नेंस के दायरे को देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। मैं ये GOV एन कर दे रहा हूं ऊपर, तो ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि जब मैं GOVT लगाता हूं,
ऐसे एब्रीविएशंस आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, ठीक है। ना ही नोट मेकिंग के अंदर ऐसी चीजों की आदत डाला करो, ना ही कभी ऐसे जर्नल कैजुअल लिखा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा इंसान टाइम वेस्ट करता है, लेकिन ये पूरी पूरी चीजें लिखा करो। ये व्हाट्सएप वाले अगर कभी शब्द अगर चढ़ गए ना मेंस के पेपर के अंदर, 1 साल पूरा लग जाएगा उसी कमरे में जिसमें बैठे हो वहीं पर एक और बार बैठना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की पेनल्टी लगती है। ये वाला एंड भी यूज़ नहीं होता कि तभी इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है ना, आप जितने बार ये वाला एंड यूज़ करोगे उतने बार -5 मार्किंग होगी, ठीक है। हिंदी का जो पेपर होता है, आप वहाँ पर पूर्ण विराम ना लगाकर फुल स्टॉप लगा रहे हो, इस चीज़ की -5 मार्किंग होती है वहाँ पर। 300 में से 99 नंबर चाहिए होते हैं उस पेपर में पास होने के लिए। ये छोटी छोटी जो बचकांड हरकतें होती है ना, इनसे बचना, इनको कभी भी अपने चढ़ा मत लेना आंसर राइटिंग की स्किल में। ये तो बस मैं अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, फिर पेज की भी जगह नहीं बचता यहाँ पर पेज में, और फिर बार बार क्या लिखना है ऐसी चीज़ें आपको। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। द एसेंस ऑफ यूजिंग गुड, दूसरी चीज़, द एसेंस ऑफ यूजिंग गुड बिफोर गवर्नेंस, इट इज टू एम्फसाइज दैट नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस आर इक्वल। बिल्कुल, जैसे कि हमने पढ़ा, गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट भाई इसलिए तो आया था क्योंकि गवर्नेंस के दायरे के अंदर सारे लोग इक्वल नहीं है। मैंने आपको यहां पर कितना अच्छा एग्जांपल दिया। अगर देश में प्रशासन को 1000 टॉपिक्स निपटाने हैं, अगर वो 300 पर ध्यान दे रहा है तो 700 छूट जाएंगे, 700 पर ध्यान दे रहा है तो 300 छूट जाएंगे, 650 पर ध्यान दे रहा है तो 350 छूट जाएंगे, 350 पर ध्यान दे रहा है तो 650 छूट जाएंगे, 900 तक भी पहुंच गया ध्यान दे रहा है तो 100 छूट जाएंगे, और 100 पे ध्यान दे रहा है तो 900 छूट जाएंगे। हमेशा गवर्नेंस के दायरे के अंदर कुछ ना कुछ छूटता है, और इसकी वजह से ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कुछ ना कुछ, इस कुछ ना कुछ की वजह से कुछ लोग वंचित रह जाते हैं उस गवर्नेंस के फ्रूट से, उसका रस नहीं निचोड़ पाते। रस इन द सेंस कि यहां पर जो वो फ्लेवर है गवर्नेंस का, वो है उनकी बेटरमेंट, उनकी डिग्निटी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। वो हर किसी का इंश्योर नहीं हो पाता। जैसे कि अभी मैंने ईशा आपसे पूछा ना कि 100 करोड़ लोग हैं, उनमें से सिर्फ हम एक को वंचित कर दे गवर्नेंस का लाभ उठाने से, वो गुड गवर्नेंस नहीं है। तो यहां पर जो है गवर्नेंस का दायरा हमेशा कुछ लोगों का भला करने के चक्कर में कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता है, या कुछ लोगों का भला करने के चक्कर में कुछ लोगों का नुकसान कर देता है। एक देश में, इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं, एक प्यारा सा एग्जांपल देखिए। एक देश में अगर किसी भी जगह पर एक रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है, एक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डैम, या फिर एक कहीं पर भी एयरपोर्ट बन रहा है, सरकार, प्रशासन या गवर्नेंस का जो दायरा है ये कहकर इसको जस्टिफाई करेगा कि सोच के देखो लोगों को कितनी सहूलियत होगी, सोच के देखो देश में कितना टूरिज्म बढ़ेगा, सोच के देखो देश में कितनी जीडीपी इन्फ्लो होगी, सोच के देखो कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कैसे एनहेंस होगा, सोच के देखो कि इतनी सारी चीजें जो हैं वो हमारे देश में डेवलप होंगी जिसकी वजह से टूरिज्म प्रमोट होगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, और फाइनली सोच के देखो कि कितना सारा जो पैसा है वो हमारे देश में फ्लो होगा जिसकी वजह से जीडीपी अल्टीमेटली हमारे देश की बढ़ेगी। अब ये जो सोच के देखो करने वाली बात है, यहां पर एक चीज के बारे में नहीं सोचा जाता है कि जिस जगह पर, जिस ग्राउंड पर ये सारे प्रोजेक्ट जो बने थे, वहां पर कोई ना कोई जमीन जो है वो खाली करवाई गई होगी जहां पर कोई ना कोई बसा होगा। ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं है, लेकिन 95% केसेस के अंदर, अगर मैं चलो 90% भी एग्जैजरेट कर दूं मैं, अगर ये टर्म को बहुत हम्बल तरीके से भी अगर मैं बात करूं, तो कम से कम 75 से 85%, 75 to 80% केसेस के अंदर किसी ना किसी को इवैक्यूएट करा जाता है वहां से। और फिर उसका मतलब होता है दूसरी जगह पर जाकर रिहैबिलिटेशन का इशू, फिर कोर्ट में दरख्वास्त करना, फिर डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, लोगों को फिर रोजगार देना, फिर उनको कंपनसेशन देना। ये सारी चीजों के चक्कर में क्या हो रहा है, यहां पर सरकार, प्रशासन, गवर्नेंस का दायरा ये कह के जस्टिफाई कर रहा है कि कितने लोगों का भला होगा, लेकिन कितने लोगों का भला होने के चक्कर में तुमने, कितनों के चक्कर में ये जो कुछ जो रह जाता है, ये जो वर्ड होता है कुछ, ये जो तुमने किसी किन्हीं लोगों को वंचित कर दिया, ये गवर्नेंस के दायरे के अंदर कलंक है। ये माना गया था वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि यही तो चीज कलंक है कि तुम 5 करोड़ का भला करने के चक्कर में ये जस्टिफाई कर रहे हो कि 5 लोग अगर इससे निराश भी हैं तो क्या गलती है। लेकिन गुड गवर्नेंस का दायरा कहता है गलती है, गलती नहीं गुनाह है ये, क्योंकि वो भी तो सिटीजन है। जस्ट बिकॉज वो विरोध नहीं कर सकते, उनको अपनी वॉइस रेस करने का नहीं पता कि वो कैसे अपने कंसर्न को रेज करें, क्या करें, तो इसका मतलब उसका उनका उन ऐसे लोगों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों को देश के अंदर पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो जो एसेंस है ऑफ यूजिंग गुड बिफोर गवर्नेंस, ये इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस आर इक्वल। जैसा कि अभी मैंने आपको रेलवे, डैम प्रोजेक्ट और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बताया, इसमें
गवर्नेंस का लाभ, जो गवर्नेंस का जो दायरा है वो अपना लाभ सबको कहाँ दे रहा है? जिन लोगों को इवैक्यूएट करा जा रहा है, डिस्प्लेस करा जा रहा है, ठीक है, ऐसे लोग तो ऑब्वियसली बात है सरकार के खिलाफ है। उनको क्या लेना देना इस प्रोजेक्ट से? कभी उन्होंने ना प्लेन की टिकट खरीदनी है, कभी ना वो इतनी महंगी बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सकेंगे, ना ही उनको डैम से कोई मतलब है। उनको मतलब है अपने घर से, उनको मतलब है उस जगह से जहां पर उनका कल्चर, जहां पर उनका ट्रेडिशन, जहां पर उनकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी झलक झलक कर, फूट फूट कर झलकती है। लेकिन वहीं से जब उनको वंचित कर दिया जाता है, किसी और जगह पर भेज दिया जाता है, तो लोगों की सिर्फ लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे प्रभावित नहीं होती। लोगों का कल्चर, उनका जो है, अभी तक वो एक जगह पर हो सकता है वो मेजोरिटी में हो, अब वो जाकर किसी ग्रुप के बीच में माइनॉरिटी में बन जाए। और बहुत सारे लोग, स्पेशली ट्राइबल लोग, वो नहीं मिक्सअप होना चाहते। दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट एमलगेमेटेड विद इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। उनको नहीं, उनको पसंद है कि उनको वो खींचकर उनके कल्चर, कस्टम्स और जो है छोड़ने पर मजबूर करा जाए। तो तो ये सब चीजें हैं कि गवर्नेंस का दायरा कैसे गुड गवर्नेंस से अलग है। एंड दैट देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नेंस, मतलब अब राइटर आपको बता रहा है कि गुड जो वर्ड ऐड करा गया है वो ऐसी गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस से अलग करने के लिए, देखने के लिए है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस, ऐसी गवर्नेंस जो कि इफेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। अब जब ये वाली बात आ गई टू द नीड्स ऑफ सिटीजन, अब समझ गए मैंने यहां पर क्यों लिखा था सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सारी चीजें ये जनता के लिए तो करनी है। गवर्नमेंट शुड बी इफेक्टिव तो गवर्नेंस इफेक्टिव होगा, गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट तो गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होगा, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, गवर्नेंस अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल तो गवर्नेंस भी रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि गवर्नेंस क्या होता है श्रेया? एक्शन पार्ट, इंप्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो गवर्नेंस भी इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा डिफरेंस मतलब दूसरी तरीके की जो गवर्नेंस है उसके बीच में डिफरेंस ये है, कुछ गवर्नेंस ऐसी होती हैं दे आर करप्ट, दे आर नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक, उनकी वर्किंग कोई नहीं मतलब पता लगा सकता, दे आर अनरिस्पॉन्सिव टू पब्लिक। अब ये बहुत सारी जगह पर ये पीसीडी मॉडल की वजह से भी आता है। हमने पढ़ा था ना श्रेया जैसे शाइनी कि पीसीडी मॉडल बेस्ट होता है पार्लियामेंट्री और सिविलियन गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये बेस्ट मॉडल होते हैं गवर्नेंस के। कहाँ गया ये? यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल रिजीम कैसी है। पार्लियामेंट्री बेस्ट होती है तो यहाँ से इसका पी पकड़ लो, प्रेसिडेंशियल नहीं होती, मिलिट्री नहीं होती, सिविलियन ज़्यादा अच्छी होती है, अथॉरिटेरियन नहीं होती, डेमोक्रेटिक अच्छी होती है। तो पी सी डी, पार्लियामेंट्री, सिविलियन, डेमोक्रेटिक। पीसीडी मॉडल जो होता है गवर्नेंस का वो ज़्यादा अच्छा होता है। जिसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्यों क्यों अच्छा होता है, क्योंकि पीसीडी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से ये वाला काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कोई इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव होगी कि नहीं होगी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन वो करप्ट, ओपेक, अनरिस्पॉन्सिव नहीं होगी, कम होगी, इस चीज़ की गारंटी। क्योंकि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक रिजीम में जनता अकाउंटेबल करवा देती है अगर प्रशासन अकाउंटेबल ना भी हो तो। उसके बाद बाय यूजिंग गुड एज अ मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब क्या है? हम गवर्नेंस के कंसेप्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, सिर्फ उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा के गुड गवर्नेंस। बाय यूजिंग द टर्म गुड एज अ मॉडिफायर, जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का वो एम्फोसाइज करता है किस चीज के ऊपर? द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस। सरकार जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है, इस लाइन का मतलब क्या है? सरकार, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, उसका गवर्नेंस, वो जिस तरीके से चला रही है उसको, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होने चाहिए और वो बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे। जिसमें अगेन घुमा फिरा के वही वाली बात, क्यों अडॉप्ट करें? ताकि ये इंश्योर हो सके मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस। और दूसरी चीज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम। वो ऐसे काम करे, गुड गवर्नेंस के अंदर ये भी देखा जाता है सरकार ने तो अपनी तरीके से प्रशासन को, गवर्नेंस को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से चलाने की कोशिश करी। उसने, उसका कहना है सरकार का कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। लेकिन
जनता के पास एक बेंचमार्क होना चाहिए ताकि वो सरकार के इन कही हुई बातों को इवेल्युएट कर सके, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके। देश के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोग त्रस्त हो चुके हैं, आत्महत्या करने की कगार पर हैं। लोगों के लिए जो दाम है चीजों के, बेसिक चीजों के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट टच कर रही है। वो इन्फ्लेशन के दायरे को छोड़कर हाइपर इन्फ्लेशन बन चुकी है। सरकार अगर ये क्लेम कर रही है चुनाव के टाइम पर, हमने देखो चीजों को कितना कम करा है, हमने देखो लोगों को कैसी चीजें एक्सेसिबल करवाई हैं, हमने देखो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाए। तो जनता पागल नहीं है। जनता यहां पर अपने प्रतिनिधियों को अकाउंटेबल ठहराएगी। उनकी पॉलिसीज को इवेट करा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए जो सैलरी जो अभी तक घर का पूरा राशन भरवाती थी, अब वो सैलरी आपकी ज्यादा लग जाती है और घर का राशन पूरा नहीं भर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें आपके लिए महंगी हुई हैं। और सरकार का ऐसे इस टाइम पर ये कहना कि हमने चीजें सस्ती करी हैं, चीप करी हैं, आपका खून खौलेगा। तो डेफिनेटली आप वोट नहीं करोगे। अगर आप वोट नहीं कर रहे हो, उस सरकार को दोबारा लेकर नहीं आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप गवर्नेंस के दायरे के अंदर उसको इवेल्युएट कर रहे हो। आप सरकार की परफॉर्मेंस और उसकी चलाई गई गवर्नेंस की जो परफॉर्मेंस है उसको आप देख रहे हो। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को देख रहे हो कि कैसी जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। एंड यू आर होल्डिंग देम, अकाउंटेबल। और सरकार अकाउंटेबल चाहे बीच में भले ही ना हो, लेकिन 5 साल के बाद जनता जरूर अकाउंटेबल उसको बना देगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि बेटा एक बार तुम्हारी सरकार गई ना, तो तुम्हारी बातें लोगों को बहुत बहुत टाइम तक याद रहेंगी। 10 साल तक कांग्रेस लगातार आई थी, 2004 से लेकर 14 तक। वो इस वजह से बीजेपी की बात से चिढ़ गई थी कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी की सरकार जहां जहां पर थी, लोगों वहां पर लोगों के लिए आलू और प्याज के दाम महंगे हो गए थे। एक बार इसी रीजन की वजह से, प्याज के दाम बढ़ने की वजह से, सुषमा स्वराज जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उनकी सरकार गिर गई थी। द यूज ऑफ गुड इज देयर फॉर मेंट टू हाईलाइट द की प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो गुड वर्ड है, इसको यूज करा जाता है। इट इज मेंट टू हाईलाइट द की प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर सीन एज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। बात वही है कि मतलब ये बेसिकली ये वर्ड ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है सरकार के, जो कि इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं ताकि इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल तरीके से गवर्नेंस। ये ऊपर वाले पॉइंट का मतलब एक तरीके से एक्सटेंशन है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस हो। रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ अकाउंटेबल। अब तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको पता है ना, बहुत अच्छे थे। उस दिन मैंने बताया था आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क होता है। अकाउंटेबिलिटी में आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो किसी को भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये हो सकता है कि आपको हो सकता है सजा ना मिले, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के दायरे के अंदर आपको सजा मिलेगी। सजा कैसे मिलेगी सरकार को? कोई भी हरकतें करोगे तो ऑब्वियसली बात है सरकार जाएगी, सत्ता से जाएगी। और हाँ, बहुत ही ज्यादा हरकतें कर दोगे तो ऐसा भी नहीं कि जेल नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पॉलिटिशियंस को क्या जेल नहीं होती है? वो क्या लोकसभा राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? आप डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड देखो, श्रेया क्या क्या ग्राउंड होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के? डबल मेंबरशिप, ठीक है, जनता के साथ चीटिंग करना, क्या कहते हैं, डिफेक्शन, है ना, उसके बाद एब्सेंस। तो ये सब चीज़ें अगर वो बदतमीजी करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं मतलब वो काम मतलब करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक दुकानदार है, वो अनरिस्पॉन्सिव आपकी नीड्स को, आप उसकी दुकान पर जाते हो तो उसको कोई मतलब नहीं कि आप सामान खरीदो कि नहीं खरीद रहे हो। उसके पास कोई मतलब ज़्यादा कोई भीड़ भड़का भी नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वो आपको सामान ऑर्डर कर दे रहा है, जो भी कर रहा है। तो आपको लगता है कि भाई मैंने पैसे जैसे यहाँ खर्च करने हैं, वैसे 1 करोड़ दुकानें और हैं उस पर भी खर्च करने, तो मैं क्यों जाऊँ इस बेवकूफ़ के पास, इस ढीले डाले इंसान के पास? बड़ा हल्का आदमी आ रहे तो यार। तो गुड गवर्नेंस इज दस सीन एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। किसका किसका? सिटीजन का। एंड ensuring दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज फेयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज फेयर एंड इक्विटेबल। किसी के पास ज्यादा पावर ना आ जाए, पावर लिमिट रहनी, पावर के अंदर देखो, पावर जो है वो डिवाइडेड रहनी चाहिए। अब ये पावर किसकी बात हो रही है? पावर यहां पर बात हो रही है लेज की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तुम कानून बनाओगे, तुम इंप्लीमेंट कर दोगे, लेकिन अगर वो जनता के अधिकारों को वंचित करता होगा, जनता अपने अधिकारों से वंचित होकर रह जाएगी, तो जुडिशरी उसे फटाफट टाइम भी नहीं लगाएगा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने में। या तुम जुडिशरी की पावर के ऊपर इंक्रोच करोगे, अगर वो फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से डिसीजन मेकिंग या फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तब भी तुम्हें जनता जो है वो बर्खास्त कर देगी। सॉरी,
जुडिशरी तुम्हें तभी उस कानून को या बनाए हुए कानून को वो बर्खास्त कर देगा। जैसे एनजीएसी जो है, तो जुडिशरी का ये कहना था कि नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो आया था थ्रू 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, वो जुडिशल पावर्स को एनक्रोच कर रहा था। ये वाली जो बॉडी थी नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो जुडिशरी ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इसको स्क्रैप कर दिया, इस अमेंडमेंट को भी स्क्रैप कर दिया और इस बॉडी को भी स्क्रैप कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? कोई भी दिक्कत यहां तक किसी भी कंसेप्ट के अंदर? जल्दी बताओ। मैंने बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करी आपको समझाने के लिए। आई थिंक आपको बात समझ में आएगी। थोड़ा सा फिलोसफिकल जरूर है, अगेन मैं मानता हूँ यार, क्योंकि यार हम यार कैसी बातें कर रहे हैं कि गवर्नेंस का गुड क्यों लगा रखा है, गुड लगाने से क्या हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, फिलोसफिकल बातें यार, क्योंकि जब तक सरकार प्रैक्टिकल चीज़ों से इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो हम पहचान नहीं सकते। अभी आप जाकर रोड पे पता लगा सकते हो कि जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वो गवर्नेंस के गुड गवर्नेंस का पार्ट है। ये तो चीज़ें सिर्फ थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए और फिर देखने के लिए वो चीज़ है ना, कि मतलब कोई भी सरकार जो पॉलिसी चलाए, स्कीम चलाए, इनिशिएटिव चलाए, सरकार जिस तरीके से प्रशासन को चला रही है, प्रशासन जो जिस तरीके से जनता के लिए कोई पॉलिसीज वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो गिने चुने लोगों का भला ना करे, वो सबका भला करे। चलो मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से आपका हमेशा के लिए डाउट जो है गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के अंदर जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि, और ये रियल एग्जांपल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। देखो गवर्नेंस का दायरा क्या होगा और गुड गवर्नेंस का दायरा क्या होगा। एक जो पर्सन है जिसके पास पैसा है प्लस जिसके पास पावर है, ये इंडिया में एक चीज चलता है, आप पर्सनली किसी को जानते हो, प्राइवेट रिलेशंस, ये तीन चीजें हैं, पैसा, पावर, प्राइवेट रिलेशंस। ये चाहो तो आप भी लिख सकते हो, ये अच्छा है डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे पर्सन का काम आप जानते हो कि प्रशासन बहुत जल्दी कर देता है, तब यहां पर ये कंसेप्ट नहीं आएगा। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ लिमिटेशन नोन एज रेड टेपिज्म, कि फाइलों को कोने में दफना दिया जाता है, दबा दिया जाता है कि छोड़ो यार बाद में देखेंगे, छोड़ो बाद में देखेंगे। रेड टेपिज्म जो वर्ड है, इट इज एसोसिएटेड विद कि ब्यूरोक्रेट्स जो कि क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट, उनके अंदर भर भर के कूट कूट के एक क्वालिटी भरी हुई है, और वो क्वालिटी है आलस। अब उनका जो आलस है, लेकिन वो किसी के लिए मिस गवर्नेंस भी तो बन रहा है। उनका जो आलस है वो किसी के अधिकार को वंचित भी तो करके रख रहा है। उनका ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन, जो रेड टेपिज्म वाली जो टेंडेंसी है, ये लोगों से एक कंसेप्ट को भी तो छीन रहा है, जस्टिस। तो यहां पर जो मैं एग्जांपल आपको देने लगा था वो ये था कि देखो गवर्नेंस के दायरे के अंदर अगर किसी पर्सन के पास पैसा है, पावर है, प्राइवेट रिलेशंस है, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर फिर उसके बाद रेड टेपिज्म है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इन सारी चीजों को देखते हुए फिर ये रेड टेपिज्म की टेंडेंसी नहीं अपना रही है। उस पर्सन का जो काम है, ऐसे गिने चुने लोगों का जो काम है, जैसे मैंने मान लो कि ऐसे 3 लोग हैं और उनका काम हो जा रहा है, उनका काम हो जा रहा है, ये तो क्या गवर्नेंस। लेकिन वहीं पर एक जो पर्सन है हु इज लैकिंग मनी, हु इज लैकिंग पावर, और उसकी क्योंकि प्राइवेट रिलेशंस नहीं है, तो अल्टीमेटली उसको किसी को पैसे खिलाने पड़ेंगे, करप्शन। इतना करने के बाद ब्यूरोक्रेसी इज शोइंग द टेंडेंसी ऑफ रेड टेपिज्म। और यहां पर जो ऐसे लोगों की जो आबादी होती है, तादाद होती है सरकारी दफ्तरों में, वो बहुत ज़्यादा होती है। दे फॉर्म अ मेजर चंक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन स्टेट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर पर्सन विद मनी इन मसल पावर, यहां पर पर्सन जो है वो पावरलेस है। ठीक है, या प्राइवेट रिलेशन उसके नहीं है, या फिर वो किसी पोस्ट पर नहीं है, या फिर वो एक सरकारी बंदा नहीं है, तो उसका काम इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये सब चीज़ें कुछ लैक होने की वजह से कुछ लोग अपने अधिकारों से, अपनी चीज़ों से वंचित रह जा रहे हैं। अगेन वही वाली बात है कि जस्टिस का कंसेप्ट ऐसे लोगों के लिए मीनिंगलेस होकर रह जा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है कि यहाँ पर सबको नहीं देखा जा रहा, कुछ लोगों को देखा जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सबको देखने लग जाए प्रशासन,
और फिर और ये सारे एस्पेक्ट भी कंसिडर ना करें कि पैसों की तो कोई बात ही नहीं है, पावर की तो कोई बात ही नहीं, जान पहचान की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, प्राइवेट रिलेशन की कोई बात ही नहीं है, जो जिसका पहले काम है उसका पहले होगा, ठीक है, और कोई किसी को रिश्वत नहीं खिलानी, कोई किसी को पैसे नहीं खिलाने हैं, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगाना कि कैसे रेड टेपिज्म का सहारा लेते हैं। ऐसी गवर्नेंस होगी गुड गवर्नेंस, जिससे एक सिंगल पर्सन भी वंचित होकर नहीं रह रहा है, एक सिंगल पर्सन भी वंचित होकर नहीं रह रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गिने चुने लोगों को ही फायदा मिल रहा था और बाकी लोग जो है उससे वंचित रह जा रहे हैं, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास मनी नहीं है, जिनके प्राइवेट रिलेशंस नहीं है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स को नहीं जानते हैं, रिश्वत खिलाना नहीं जानते हैं, रिश्वत खिलाने के लिए पैसे नहीं है, ये चीज़ें, ये है गुड गवर्नेंस का दायरा, कि जिसके अंदर सबको लोग सारे लोगों को इक्वल समझाता है। गवर्नेंस के अंदर जो होगा भला वो होगा, यहां पर होता है लास्ट डिफरेंस, लास्ट पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ लिमिटेड मासेस। लेकिन अब आप कहोगे आपने तो अभी तक जो गवर्नेंस पढ़ाया था आप तो वो लिखवा रहे थे मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मासेस, आपको लिखना वही है, मैं आपको लेकिन फर्क समझा रहा हूं गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन यहां पर वो जो कंसेप्ट है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मासेस, कभी भी गवर्नेंस की डेफिनेशन के अंदर ये मत लिख देना मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ लिमिटेड मासेस, ये मैं इसको गुड वर्ड से अलग करवाने के लिए बता रहा हूं। मैं यहां पर जब भी डिफरेंस है कि गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। सिर्फ गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर लिमिटेड वो लिख दो मैक्सिमम वेलफेयर लिमिटेड मासेस, क्योंकि गवर्नेंस का तो समझाता है कि अलग से बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि गुड गवर्नेंस, आप अगर अच्छे इंसान हो तो आप अलग से बोलते फिर मैं देखो कितना प्यारा इंसान हूं, मैं देखो कितना अच्छा इंसान हूं, मैं देखो कितना हेल्पफुल इंसान हूं, मैं कितना एथिकल इंसान हूं। ये तो लोग बताएंगे ना आपको कि आप कितने अच्छे हो कितने नहीं हो, आप तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना, अपना दायित्व निभाओ ना, ठीक है। तो यहां पर अलग से कोई मेडल लेकर नहीं घूम रहा है आपको, ठीक है। गवर्नेंस का मतलब समझा जाता है कि ऑटोमेटिकली पर्सन गुड गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द डिफरेंस। अगर सवाल आ जाए डिफरेंस के ऊपर कि गवर्नेंस गुड गवर्नेंस क्या है, तो आप वहां पर लिखोगे कि एक्चुअली थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली जो गवर्नेंस का दायरा है वो किसी न किसी लोगों को वंचित कर देता है, छोड़ देता है, तो वो क्या है मैक्सिमम वेलफेयर और लिमिटेड मासेस। लेकिन गुड गवर्नेंस का जो दायरा है वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नहीं, थ्योरेटिकली तो सारे लोगों को साथ लेकर चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस इंश्योर होता है इससे। No person is left behind in tasting the cake and the pie of development. In tasting the cake and pie of development, no one is left behind under the umbrella concept of good governance. But in the context of governance, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है देश की, जो पावर का कंसेप्ट है वो कुछ लोगों तक ही फ्लो कर पाता है, बाकी लोगों से वंचित रह जाते हैं। आप तो नहीं भूलोगे बेसिक तरीके से, अभी तो हालांकि बहुत कुछ बाकी है गुड गवर्नेंस के बारे में, लेकिन फिर भी इतना समझ में आया पहले बेसिक एस्पेक्ट। जैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सीख गए, वैसे ही गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट सीख गए। जल्दी बताओ, गूंगे बन के नहीं बैठना मेरे सामने। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।